चलिए बात करेंगे बरेली की, जहां पर बवाल के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद नदीम को अब गिरफ्तार किया गया है। उसे बवाल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और मंत्री जेपीएस राठौड़ ने यह साफ किया है कि योगी सरकार में किसी को भी कानून को हाथ में लेने की अनुमति नहीं होगी। मौलाना साजिद रशीदी ने सवाल पूछा है कि साधु संतों की डेंटिंग पेंटिंग कब होगी और आई लव महादेव ट्रेंड भी गलत है क्या, यह भी सवाल पूछा है। ये रिपोर्ट देखिए। बरेली में बवाल के बाद एक्शन जारी। तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया गया है। नदीम को बवाल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नदीम पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों को इकट्ठा करने का आरोप है। मंत्री जेपीएस राठौड़ का कहना है कि यूपी में योगी सरकार है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। वो समय चला गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दूसरे पार्टियों की सरकार थी, जब बरेली में महीनों महीनों दंगे चला करते थे और उन लोगों ने इनकी आदत इतनी खराब कर दी है कि ये दंगाई लगातार इनका मन बढ़ा हुआ था। ये कुछ भी करते रहते थे और निर्दोष निरीह लोगों को मारते रहते थे, आग लगाते रहते थे, लेकिन शासन प्रशासन बैठा चुपचाप देखता रहता तमाशा। आज जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने बरेली हिंसा पर विवादित बयान दिया है। साजिद रशीदी ने पूछा है कि साधु संतों की डेंटिंग पेंटिंग कब होगी, कावड़ यात्रा में दुकानें फूकने वालों की डेंटिंग पेंटिंग कब होगी। साथ ही कहा कि आई लव महादेव ट्रेंड भी गलत है। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे जिन्होंने कावड़ यात्रा के नाम पर लोगों की दुकानें फूकी, दुकानें तोड़ी, लोगों की गाड़ियां जलाई, लोगों की गाड़ियां फूकी। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे? क्या मुसलमान सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग के लिए रह गया? संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह से आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद अब शांति है, लेकिन उपद्रव करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बरेली पुलिस ने 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। 15 आरोपियों को जेल भेजा गया है। 6 का शांति भंग में चालान किया गया है। तौकीर रजा के 77 मददगार पुलिस की रडार पर हैं। इनमें नगर निगम के 4 से 5 पार्षद भी शामिल हैं। वहीं पुलिस प्रशासन वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने वाले नेताओं की लिस्ट भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और चलिए अब बात करेंगे बिहार की, जहां पर जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरोपों का बहुत बड़ा बम सत्ताधारी दल के नेताओं के सिर पर फोड़ा है। 7 लोगों के हत्याकांड में शामिल होने का आरोप डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर लगाया गया। साथ ही मंत्री अशोक चौधरी को भी घेरा कि टेंडर में 5% कमीशन लेकर के अशोक चौधरी ने 500 करोड़ की संपत्ति जुटाई है। पीके के इन आरोपों को लेकर के सम्राट चौधरी का जवाब क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनाव है और चुनावी सरगर्मी के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत जोर पकड़ते जा रही है। सोमवार को सियासी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने फिर से अपना पिटारा खोला। पिटारा खोलते ही खलबली मचा दी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर 7 लोगों की हत्या और गैंगरेप के बाद मर्डर के 2 अलग अलग मामलों में संलिप्त होने का आरोप लगा दिया। पीके ने केस का ब्यौरा दिया कि तारापुर में कुशवाहा जाति के 7 लोगों की हत्या हुई थी। केस संख्या 44/1995 दर्ज किया गया। मामले में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जेल गए, लेकिन उम्र और दस्तावेजों का हेरफेर कर जेल से बाहर निकल गए। पीके ने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चंद्र मौर्य उर्फ सम्राट कुमार मौर्य ने नाम और उम्र का खेल खेलकर कानून की आंखों में धूल झोंका। जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें। कुछ लोगों के पास कुछ नया नहीं, ये बेचारा आजकल खोजी पत्रकार हो गए। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट को बर्खास्त कर गिरफ्तारी करने की मांग की है, क्योंकि गलत तरीके से खुद को नाबालिग साबित कर जेल से आजाद हो गए। जबकि 2020 में निर्वाचन आयोग को दिए गए एफिडेविट के मुताबिक 1995 में सम्राट की उम्र 26 वर्ष होनी चाहिए थी।
पीके ने न सिर्फ सम्राट को घेरा बल्कि ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पर आरोपों का बम फोड़ दिया। मीडिया को बताया कि अशोक चौधरी टेंडर में 5% कमीशन लेते हैं। उन्होंने 500 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। प्रशांत किशोर ने बार बार फंडिंग को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। बताया कि 3 सालों में उन्होंने अलग अलग कंपनियों और राजनीतिक दलों से 241 करोड़ रुपए फीस लिए हैं। अपनी पार्टी जन सुराज को 98 करोड़ 75 लाख व्यक्तिगत खाते से चंदा दिया है। 30 करोड़ 95 लाख 68 हजार 18% जीएसटी भरा है और 20 करोड़ रुपए सरकार को इनकम टैक्स जमा किए हैं। विरोधियों पर हमलावर पीके ने न सिर्फ बीजेपी और जेडीयू नेताओं को घेरा बल्कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी जमकर बरसे। जिन्होंने अपराध, अपहरण, जमीन रंगदारी, हत्या के आधार पर अपना साम्राज्य खड़ा किया है, तो पहले इनका नाम जारी करेंगे। विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले पीके ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। एनडीए और महागठबंधन के बड़े नेताओं पर पीके के संगीन इल्जाम से खलबली मच गई है। अब हर किसी की निगाहें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं पर टिकी हैं कि वो बिहार चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में जुटे प्रशांत किशोर के आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करेंगे डर्टी बाबा यानी कि चैतन्यानंद की। आज सुबह जब दिल्ली पुलिस की टीम बाबा को लेकर उसके इंस्टीट्यूट पहुंची तो और उस टॉर्चर रूम में भी गई जहां पर आरोप है कि ये बाबा बच्चियों को निजी तौर पर मिलने के लिए यहां पर इस रूम में बुलाता था। इसके अलावा पुलिस ने इंस्टीट्यूट में लगे सीसीटीवी कैमरों के एक्सेस भी खंगाले हैं। पता लगाया कि क्या सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का सीधे बाबा के मोबाइल तक कोई कनेक्शन है। रिपोर्ट देखिए। बाबा के बवाल पर पुलिस के सवाल। बाबा सच उगलेगा तो राज खुलेगा। छात्राओं से यौन शोषण और उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में घिरे बाबा चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस सुबह सुबह उनके आश्रम और संस्थान में लेकर पहुंची। यहां पुलिस ने ग्राउंड फ्लोर पर बने उस टॉर्चर रूम की जांच की जहां बाबा छात्राओं को निजी तौर पर बुलाया करता था। सीसीटीवी कैमरे की लोकेशन देखी गई और इस बात की भी जांच हुई कि कौन कौन से कैमरों का एक्सेस खुद बाबा के पास था। पुलिस ने तकरीबन 2 घंटे तक चैतन्यानंद से पूछताछ की, लेकिन बाबा जांच में सहयोग को तैयार ही नहीं था। बार बार चैतन्यानंद आरोपों को निराधार बताता रहा। बाबा चैतन्यानंद का सच से सामना। पुलिस ने बाबा से कई सवाल पूछे। बाबा, आपका पूरा नाम क्या है और आपके आश्रम का पता कहाँ है? आप कब से दिल्ली के इस आश्रम में रह रहे हैं? आपके आश्रम से कितने लोग जुड़े हुए हैं? आपके ऊपर लगे गंभीर आरोपों पर आपकी क्या राय है? जिस दिन घटना बताई जा रही है उस दिन आप कहाँ थे? शिकायत करने वाली लड़की से आपका क्या रिश्ता है? क्या आप उस जगह पर मौजूद थे जहाँ घटना हुई? आपने छात्राओं के दस्तावेज अपने पास क्यों रखे? उनका मोबाइल फोन क्यों ले लिया गया? घर वालों से बात करने से क्यों रोका गया? पुलिस के पास बाबा चैतन्यानंद की 5 दिनों की रिमांड है। इन 5 दिनों में पुलिस उन तमाम सवालों से बाबा का सामना कराएगी जो यौन शोषण के इस केस की कड़ियां खोलने में मदद करेंगे। पुलिस ने बाबा से उन पर लगे इल्जामों पर कई सवाल किए हैं। आपने छात्राओं को धमकाया क्यों? आप रात में लड़कियों को अपने कमरे में क्यों बुलाते थे? आपने जो गंदे मैसेज भेजे उन्हें कैसे सही ठहराएंगे? विदेश ले जाने का ऑफर क्यों दिया गया? अच्छे होटल और डिनर का लालच क्यों दिया? सभी सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस आपके मोबाइल पर क्यों था? लेडीज वॉशरूम के बाहर कैमरा क्यों लगाया गया? महिला डीन और वार्डन क्यों दबाव डालती थी कि छात्राएं आपके कमरे में आएं? आपके मैसेज वार्डन क्यों डिलीट करवाती थी? आपने अब तक कितने मोबाइल फोन बदले हैं?
यही नहीं, पुलिस ने बाबा से उनके आश्रम में हुई वित्तीय गड़बड़ियों पर भी कई सवाल किए। आश्रम के फंड, बैंक अकाउंट और डिजिटल डेटा पर बाबा से कई सवाल किए गए। आपके आश्रम और संस्था को पैसा कहां से आता है? क्या आपके पास मिले चंदे और फंड का पूरा हिसाब है? आपके कितने बैंक खाते हैं और इन्हें कौन चलाता है? आपके मोबाइल, लैपटॉप और कैमरे में क्या क्या डेटा और रिकॉर्डिंग हैं? सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं वो कौन हैं? क्या आप अपनी चैट और कॉल डिटेल्स को मानते हैं? क्या आपने कभी लड़कियों को खुद बुलाया या मिलने के लिए कहा था? गवाहों और पीड़ितों के बयान सही हैं या झूठे? घटना से पहले और बाद में आप क्या कर रहे थे? सवाल बहुत हैं, जवाब मुश्किल से निकल रहे हैं। दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि अगर 5 दिन की रिमांड में बाबा चैतन्यानंद सच बोलेगा तो उसके अधर्म लोक की कई परतें और खुल सकती हैं।